हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर, माई सेल्फ कुशवाहा। तो मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 19 यानी प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्रेविटेशन और सैटेलाइट टॉपिक को कवर किया था। बहुत ही अच्छा लेक्चर है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप तुरंत उस लेक्चर को देखिए। 1.5 घंटे का लेक्चर है। मेरा पूरा भरोसा है अगर आप शुरुआत के 10 मिनट देख लेते हैं तो आप पूरा लेक्चर जरूर देखेंगे। और अगर आपने वो लेक्चर देख लिया है तो फिर हम आज की क्लास में बात करेंगे मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 20 में प्रीवियस ईयर एंड ऑल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू ग्रेविटेशन एंड सैटेलाइट। तो इस टॉपिक के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल हैं उनको हम यहाँ पर पॉइंट आउट कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक बाई 1.5%, देन मास इज कांस्टेंट, देन हाउ वुड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेज। क्वेश्चन में करें कि अगर पृथ्वी की त्रिज्या 1.5% सिकुड़ जाए या कम हो जाए तो गुरुत्वाकर्षण जी का जो मान है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी बताना है और कितना प्रभाव पड़ेगा ये भी बताना है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू भी बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब जैसे कि ये दिया हुआ है, पहले तो आप देखिए स्मॉल जी और ये आर में रिलेशन क्या होता है। तो जी इक्वल टू जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर, इसके दोनों साइड आप लॉग ले लीजिए। तो लॉग जी इज इक्वल टू आ जाएगा लॉग एम अपान एन से, तो एम माइनस एन हो जाएगा और एम इंटू एन यहाँ पर यूज़ करेंगे तो लॉग जी आएगा प्लस लॉग एम ई आएगा माइनस लॉग यहाँ से आ जाएगा कितना आर ई, और इसका जो पावर 2 रहेगा वो सामने आ जाएगा। ऐसे ये आपको पता होगा कैसे हो रहा है। लॉग एम अपान एन का फार्मूला, लॉग एम इंटू एन का फार्मूला यूज़ करने के बाद अब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करिए तो आएगा यहाँ पर डेल्टा जी अपान जी। यहाँ से ये देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि कैपिटल जी कांस्टेंट होता है, पूरी यूनिवर्स में कहीं भी चेंज नहीं होता है। आप कहेंगे स्मॉल जी भी कांस्टेंट होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए रेडियस अगर चेंज किया जा रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी तो चेंज होगा। यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो रेडियस का एक फंक्शन है। रेडियस वेरी हो रहा है, अगर ये वैसे ये भी कांस्टेंट होता है। अर्थ का रेडियस तो कांस्टेंट है ना, एक फिक्स वैल्यू है, लेकिन उस रेडियस के बदलने से तो ये बदलेगा ना। तो अगर इसको आप वेरी कर रहे हैं तो ये भी वेरिएबल हुआ, और इसके बदलने से ये भी बदलेगा तो ये भी वेरिएबल हुआ। ठीक है, ये 0 हो जाएगा प्लस यहाँ से 0 आ जाएगा माइनस में 2, इसको लिखेंगे आप डेल्टा आर अपान आर। 100 से मल्टीप्लाई करिए, डेल्टा जी अपान जी इंटू 100 इज इक्वल टू माइनस में 2 डेल्टा आर अपान आर इंटू 100। अब ये जो आया है ये देखिए क्या है, ये है परसेंटेज चेंज इन जी, ये है परसेंटेज चेंज इन आर। तो रेडियस का ही परसेंटेज चेंज आपको दिया हुआ है 1.5%, लेकिन ये श्रिंक हो रहा है, ये भी ध्यान रखना है। यानी त्रिज्या कम हो रही है तो श्रिंक हो रहा है, तो ये जो परसेंटेज चेंज आएगा वो निगेटिव आएगा, और अगर वो एक्सपेंड होता तो जो परसेंटेज चेंज आता वो पॉजिटिव आता। तो इसकी वैल्यू को आप माइनस में लिखिए, माइनस में 1.5% और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3%। यानी कि जो परसेंटेज चेंज आया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वो आ गया प्लस में 3%। प्लस में आने का मतलब कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो बढ़ जाएगी और 3% इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी 3% बढ़ जाएगी। ठीक है, एक तो यहाँ से पता चल रहा है प्लस से कि ये बढ़ जाएगी, दूसरा आप यहाँ से भी देखिए कि ये दोनों बिल्कुल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये चीज़ डिक्रीज होगी तो ये चीज़ इंक्रीज होगी। तो ये भी आपको पता है कि आंसर आपका प्लस में ही आना चाहिए, यानी इंक्रीमेंट ही होगा जी की वैल्यू में। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अ मैन वेट 60 किलोग्राम एट अर्थ सरफेस, एट वाट हाइट एबव अर्थ सरफेस हिज वेट बिकम 30 किलोग्राम। ध्यान रखिएगा, वैसे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, किलोग्राम में दिया हुआ तो ये वेट कैसे होगा, ये तो मास है। लेकिन ये वेट की बात कर रहे हैं तो वेट का जो यूनिट होता है ना वो किलोग्राम वेट उसको बोला जाता है। वेट की जो यूनिट होती है, एक यूनिट किलोग्राम वेट भी होती है, ग्राम वेट भी होती है, तो उसको किलोग्राम भार या ग्राम भार बोलते हैं। तो वो वेट वर्ड इन्होंने पहले ही यूज़ कर दिया है, तो बाकी सिर्फ ग्राम वाला या किलोग्राम वाला टर्म यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बात ये वेट की ही कर रहे हैं। यानी वेट है 60 किलोग्राम वेट और दूसरा क्या है 30 किलोग्राम वेट। तो ये दोनों भार है, वेट है, मास नहीं है, द्रव्यमान नहीं है। तो यही कह रहे हैं कि अगर अर्थ के सरफेस पर किसी आदमी का वेट 60 किलोग्राम है तो अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट पर जाने के बाद उसका वेट 30 हो जाएगा, मतलब अर्थ के सरफेस पर जितना भी वेट है उसका आधा हो जाएगा। तो आपको ये तो पता ही होगा कि जो वेट होता है वो किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है उसका फार्मूला अगर हम लिखें तो m इंटू जी, और मास जो होता है वो हर जगह कांस्टेंट होता है अगर इसकी स्पीड बहुत कम है स्पीड ऑफ लाइट से। ध्यान रखिएगा, स्पीड ऑफ लाइट से अगर ज़्यादा या उसके कम, ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड के कंपेरेबल हो
तो ऐसे में उसका मास या कह लीजिए उसका मोमेंटम जो होता है वो बढ़ जाता है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में, जैसे कि नॉर्मल कोई ऑब्जेक्ट चलता है अर्थ पे, जो भी चीज़ें चल रही हैं, तो उसके लिए जो मास होता है वो कांस्टेंट हम मानते हैं, ठीक है। तो मास तो कांस्टेंट रहता है। तो अगर किसी आदमी का वेट जो है वो आधा हो जा रहा है, डिक्रीज होके 60 से 30 हो जा रहा है, तो एक ही चीज़ बचती है, वो है जी की वैल्यू। तो यही क्वेश्चन में दिया है कि अर्थ के सरफेस पर यहाँ पर किसी आदमी का जो वेट है वो 60 किलोग्राम वेट है, 60 किलोग्राम वेट। तो कह रहे हैं कि अर्थ की सरफेस से कितना हाइट पर जाएं ऊपर कि अब जो वेट हो वो यहाँ वाले वेट का आधा हो जाए, यानी 30 किलोग्राम वेट हो जाए। तो आप समझ रहे हैं कि वेट के आधा होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है जी की वैल्यू, यानी कि आप इनडायरेक्टली ये बात कहना चाह रहे थे कि जी की वैल्यू कहाँ जाने पर यहाँ वाले जी की वैल्यू की क्या हो जाएगी, आधी, यानी जी डैश की जो वैल्यू है वो जी की क्या है, आधी। यही क्वेश्चन में कहने की बात थी, लेकिन इसको कह रहे थे वेट के टर्म में। तो अगर वेट आधा हो जा रहा है ऊपर जाने पर, और कितना ऊपर जाने पर यही पता करना है, एच की वैल्यू। तो वेट आधा हो जा रहा है, इसका मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आधी हो जा रही है। तो ये हाइट आपको पता करना है। रेडियस ऑफ अर्थ जो है 6400 किलोमीटर दिया है क्वेश्चन में। तो आप देखिए कि हाइट पर जाने पर जी की वैल्यू में किस तरीके का चेंज होता है। ये फार्मूला हमने पीछे मेंशन किया है लेक्चर नंबर 19 में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। जी डैश इज इक्वल टू जी हाइट पर जाने पर, और 1 प्लस एच अपान आर ई और होल स्क्वायर। ये है हाइट पर जाने पर जी की वैल्यू का वेरिएशन, जहाँ पर ये जो जी है वो सरफेस वाला जी है, और जो जी डैश है वो एच हाइट पर जो जी डैश होगा वो है। तो आपको यही एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और जी डैश कंडीशन के अकॉर्डिंग मिल गया कितना, g/2। तो रख दीजिए जी डैश की जगह पर g/2 इज इक्वल टू जी अपान 1 प्लस एच अपान आर ई होल पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो 1 प्लस एच अपान आर ई होल पावर 2 इज इक्वल टू 2। दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हट जाएगा और यहाँ रूट लग जाएगा, और ट्रांसपोज कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा एच अपान आर ई किसके इक्वल, 1 माइनस रूट 2 के इक्वल, 1 माइनस रूट 2 के इक्वल, सॉरी रूट 2 माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा। और रूट 2 माइनस 1, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 0.41। और आपको h की वैल्यू चाहिए थी कितनी हाइट पर जाने के बाद, तो h की वैल्यू आपकी आ जाएगी आर ई इंटू 0.41। 0.4 का मतलब आप समझ रहे हैं ना, 0.5 से कम, यानी आधा से थोड़ा कम। तो ये जो आर ई की वैल्यू है वो है 6400। तो 6400 और गुणे में 41 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6400 और 41 का आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी वो हाइट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आई थिंक मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आ जाएगा 2624, ठीक है, 2624, और उसके साथ में क्या आ जाएगा, उसके साथ में आ जाएगा ये आंसर किलोमीटर में, यानी 6400 का लगभग आधा है, एग्जैक्टली नहीं है, लगभग आधा है। यानी अर्थ के सरफेस से अगर आप 2624 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो आपका जो वेट है वो सरफेस पर जितना भी है उसका आधा हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला याद रखिएगा, हाइट पर जाने पर जी की वैल्यू का वेरिएशन जो है वो किस तरीके से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाउ मच बिलो द अर्थ सरफेस डज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1% ऑफ इट्स वैल्यू एट अर्थ सरफेस। यानी ये जो क्वेश्चन था वो हाइट का क्वेश्चन था कि अर्थ के सरफेस पर से ऊपर जाने पर किस तरीके से जी की वैल्यू वेरी होती है, इसके ऊपर बेस्ड था ये। अभी अगला जो क्वेश्चन है वो डेप्थ का क्वेश्चन है कि हाउ मच बिलो द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस से कितना अंदर जाने पर जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर वाले एक्सेलरेशन का 1% हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, कंडीशंस जो दिया हुआ है उसके लिए आप वैल्यू पुट करिए, मतलब सिंबॉलिकली लिख लीजिए। जो भी चीज़ें दी जाती है ना उसको पहले लिख लेना चाहिए, तो आपका दिमाग फिर काम करता है कि क्या करना है आगे। तो ये है अर्थ, और सरफेस पर मान लीजिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, और थोड़ा अंदर जाने पर मान लीजिए एच बिलो जाने पर, डेप्थ में जाने पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो जी डैश है। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कितना डेप्थ में जाएंगे कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ के सरफेस वाली ग्रेविटी का 1%, यानी जो जी डैश है दैट इज इक्वल टू 1% ऑफ जी। यही तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना अंदर जाने पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस वाले ग्रेविटी का 1% हो जाएगा। तो सरफेस वाली ग्रेविटी अगर जी है तो अंदर जाने पर उसका 1%, यानी कि 1% ऑफ जी, दैट मीन्स आप कह सकते हैं जी को आप इधर ले जाइए, या तो 1% का मतलब 1/100 हो जाएगा, और ये इंटू में जी इज इक्वल टू जी डैश। तो ये रिलेशन आप ध्यान रखिएगा, आगे हम यूज़ करेंगे।
और आपको वो डेप्थ पता करना है, एच की वैल्यू पता करनी। तो डेप्थ में जाने पर कैसा वेरिएशन होता है, डेप्थ में जाने पर जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस एच अपान आर ई, ये फार्मूला होता है। और जी डैश की वैल्यू आप रख लीजिए यहाँ से, जी अपान 100 इज इक्वल टू जी 1 माइनस एच अपान आर ई, से इसको कैंसिल कर दीजिए। तो 1 अपान 100 इज इक्वल टू 1 माइनस एच अपान आर ई। आपको एच की वैल्यू चाहिए, ट्रांसपोज करिए तो एच अपान आर ई इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 1 अपान 100, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 माइनस 1 यानी कि 99 अपान 100। एच अपान आर ई की वैल्यू 99 अपान 100, तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 99 अपान 100 इंटू में आर ई, और आर ई इज द रेडियस ऑफ अर्थ और इसकी वैल्यू दिया हुआ है मीटर में। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका आंसर 6.4 इंटू 10 पावर 6। तो ये मीटर में दिया है ना, इसको अगर हम किलोमीटर में लिखते तो ये 6400 लिखते, यानी 6400 हो गया आर ई की वैल्यू, और ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे 99 और अपान में 100, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आ जाएगा है ना, आप कर लेंगे आराम से 63 36 ये आ जाएगा, और एच की वैल्यू है, और ये किस में आ जाएगा किलोमीटर में। यानी अर्थ के सरफेस से 36 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो जो जी की वैल्यू होगी वो ऊपर वाले जी की वैल्यू की 1% हो जाएगी। यानी आप ये समझ लीजिए लगभग सेंटर के नज़दीक पहुंचने वाले। 6400 किलोमीटर के बाद तो सेंटर ही होता है, तो 6336 चले गए आप, तो बहुत थोड़ा सा ही तो बचा है, तो थोड़ा सा नीचे और जाते तो कहाँ चले जाते, सेंटर ऑफ अर्थ पर। और सेंटर ऑफ अर्थ पर जी की वैल्यू होती है 0, जिसकी वजह से वहाँ पर हमारा वेट या किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट हो जाएगा 0। तो अर्थ के सेंटर पर जो वेटलेसनेस की कंडीशन होती है वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस उसको कराने की कोई ज़रूरत नहीं, हमने थियरी इतना एक्सप्लेन किया है और पॉइंट आउट कर दिया है, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 4 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया हुआ है, हमने क्वेश्चन के लैंग्वेज को नहीं लिखा है, डायग्राम यहाँ पर बना दिया है, आप यहाँ समझ सकते हैं कि अर्थ का रेडियस अगर आर ई है और यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है और इसका जो पूरा मास है वो एम है, और यहाँ से भागने के लिए रिक्वायर्ड जो एस्केप वेलोसिटी है, पलायन वेग है हमेशा के से एकदम भागने के लिए, वो v1 है। तो करें कि अगर इसका जो रेडियस है वो क्या कर दिया जाए, 1/4 कर दिया जाए। अगर इसका रेडियस 1/4 कर दिया जाए तो आपको बताना है कि अब जो एस्केप वेलोसिटी आएगी वो एस्केप वेलोसिटी और इस एस्केप वेलोसिटी के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन होगा। और ये चारों ऑप्शन है, v1 इक्वल टू 2v2, v2 इक्वल टू 2v1, v1 इक्वल टू 4v2, v2 इक्वल टू 4v1, इस तरीके का ऑप्शन दिया हुआ है। और क्वेश्चन यही है, सिंपल सा, फिर समझ लीजिए मास सेम है, कुछ भी वेरी नहीं किया गया, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो वेरी हो ही जाएगी, ये तो आपको पता ही है। तो करेंगे रेडियस को अगर 1/4 कर दिया जाए, 1/4 कर दिया जाए, तो इनिशियल एस्केप वेलोसिटी और फाइनल एस्केप वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप देखिए कि जो आपके पास फार्मूला है एस्केप वेलोसिटी का वो होता क्या है। एस्केप वेलोसिटी v इक्वल टू होता है √2gre, यानी जो एस्केप वेलोसिटी होता है किसी भी प्लैनेट के लिए, किसी भी नेचुरल सैटेलाइट के लिए, वो उसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर और उसके रेडियस पर डिपेंड करता है। तो अगर आप रेडियस को वेरी कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो जो वेरी हो ही जाएगी। एक क्वेश्चन आपने पीछे किया ही है कि अगर r की वैल्यू चेंज होती है तो g की वैल्यू चेंज हो जाती है, क्योंकि g प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। तो इसका मतलब कि g तो वेरी हो ही जाएगा। तो इन दोनों के वेरिएशन की वजह से v की वैल्यू भी वेरी हो जाएगी, क्योंकि g और r दोनों वेरी हो रहा है। क्वेश्चन में एक के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है, दूसरे के बारे में नहीं बताया गया, और पूछा गया है कि जो इसके वेलोसिटी में वेरिएशन आएगा उनके बीच का रिलेशन क्या होगा। तो अगर हम इनिशियल निकालें v1 यहाँ पर, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, और इनके लिए जब लिखेंगे v2 क्या आ जाएगा, तो इसी टाइप का होगा, लेकिन ऐसे लिखा जाएगा 2g' और re की जगह पर re', और आपको v1/v2 फाइंड आउट करना है। तो v1/v2 फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2gre और अपान √2g' और re'। ठीक है। अब देखिए कि ये जो g की वैल्यू होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/रेडियस²। तो यानी यहाँ पर जो g की वैल्यू होगी वो रेडियस re के इस तरह से डिपेंड करेगी, और यहाँ पर जो होगी उसके लिए आप लिखेंगे g' इज इक्वल टू 1/re²। यानी हम ये चाहते हैं कि g की जो वैल्यू है, g जो एक्सप्रेशन में आ रहा है वो re के टर्म में चेंज हो जाए,
ताकि हमको ये समस्या हमारी खत्म हो जाए, क्योंकि हमको पता नहीं कि जी की वैल्यू कितनी चेंज होके बनेगी। हमको रेडियस का वेरिएशन पता है, ये क्वेश्चन में दिया 1/4 हो जाता है, तो हम यही चाहते हैं कि जी की वैल्यू ही हट जाए हमारे एक्सप्रेशन से, तो समस्या समाप्त हो जाए। तो यहाँ से देखिए, अगर आप प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, और जो कांस्टेंट यहाँ पर आएगा वही यहाँ पर भी कांस्टेंट आएगा, क्योंकि सेम रिलेशन है। तो यहाँ दोनों जगहों पर हम ये यूज़ कर सकते हैं अंडर रूट, और एक ही अंडर रूट के अंदर लिख रहे हैं। देखिए 2 और जी की जगह पर लिखेंगे k/r² और एक RE ये वाला, यहाँ पर अपान में 2g' की जगह पर k/RE' और एक RE' ये वाला। 2 से 2 कैंसिल, k से k कैंसिल, ये RE से एक RE कैंसिल, एक RE' से एक RE' कैंसिल, यानी जो रूट के अंदर बचा वो बचा क्या, यहाँ से ऊपर से बचा 1/RE और इसमें बचा 1/RE', और ये रिवर्स होकर जब इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा RE' और अपान में RE। और RE' और RE की बात अगर हम करें तो क्वेश्चन में ये दिया है कि जो RE' है, ये जो RE' है वो इस रेडियस का 1/4 है, यानी RE' की जो वैल्यू है वो इस रेडियस का 1/4 है। तो RE' की जगह पर आप लिखेंगे कितना, RE/4 और डिवाइडेड बाई ये RE, और इस RE के अपान कुछ नहीं है तो इसको मानेंगे 1, और रिवर्स होके मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो अंडर रूट 1/4 का मतलब 1/2 आ गया, V1/V2 इधर है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन V2 इज इक्वल टू कितना 2V1, यानी कि जो एस्केप वेलोसिटी आएगा, जो फाइनल एस्केप वेलोसिटी आएगा वो इनिशियल एस्केप वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। यानी यहाँ से भागने के लिए, यहाँ से जो भागना होगा वो क्या हो जाएगा, और आसान हो जाएगा। V2 इज इक्वल टू कितना आ गया 2V1, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है, एक बार आप चेक कर सकते हैं। ये आपका 1/RE और डिवाइडेड बाई 1/RE' और RE' ऊपर जाएगा तो RE' और अपान में RE आएगा, और ठीक है RE' अपान RE, और इसकी जो वैल्यू है वो इस रेडियस का 1/4 है, तो 1/4 मतलब RE/4 और डिवाइडेड बाई ये RE। तो इस RE को हम अपान में 1 मान सकते हैं, और अपान में 1 मानेंगे तो उल्टा होके मल्टीप्लाई करेगा, ये 1/4 आ जाएगा, यानी 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और VE तो V2 इज इक्वल टू 2V1, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा V2 इज इक्वल टू 2V1, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन तो बड़ा छोटा सा लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, लेक्चर नंबर 19 में आपने बहुत ध्यान से चीज़ों को नहीं देखा है तो फिर मुश्किल होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और ये 4 ऑप्शन है। ऑप्शन देखते ही आपका सिर चकरा जाएगा, क्योंकि ऐसा हमने कोई फार्मूला, आपको इस टाइप का कोई फार्मूला नहीं बताया था। लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, किसी पॉइंट मास के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, या अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ये हमने जरूर बताया था। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का हमने फार्मूला डिफिनीशन बताया था -W/m, पर यूनिट मास को इन्फिनिटी से किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है, दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। और कोई पॉइंट मास है तो उसके लिए रिजल्ट आया था माइनस में Gm और अपान में R, जहां पर R क्या है, स्मॉल r क्या है, मास m से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहां पर आपको पोटेंशियल चाहिए। जैसे अगर ये मास आपका m है, ये मास m है, तो यहाँ से R जो है वो क्या है, R उस पॉइंट का डिस्टेंस है जहां पर आप ये पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो अगर हम देखिए इस मास की बजाय अर्थ को कंसीडर करें, तो हमने कहा था फार्मूले में कि अगर ये पॉइंट मास की बजाय ये अर्थ है, तो सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस लिया जाएगा। तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की आप बात करेंगे तो ये तो हाइट बोला जाता है, अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट तक, और ये अर्थ का रेडियस RE। तो अर्थ के केस में ये फार्मूला बन जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का माइनस में Gm, m की बजाय मास ऑफ अर्थ Me, और स्मॉल r जो यहाँ पर है उस स्मॉल r का मतलब है RE प्लस H। अगर आप अर्थ के सरफेस से H हाइट पर, H डिस्टेंस पर पोटेंशियल चाहते हैं तब। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आ जाएंगे तो H वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी, यानी कि ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पर H इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो स्मॉल r की जगह पर रेडियस ऑफ अर्थ यूज होगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना आ जाएगा, माइनस में Gme और अपान में आ जाएगा RE। लेकिन आप देखिए जो आंसर आया है ऐसा आपका ऑप्शन नहीं गिवन है, तो अभी आपको इसको चेंज करने की ज़रूरत है। इसको आप ऐसा चेंज कर दीजिए कि ऑप्शन से मैच कर जाए।
और करना यही है कि इसमें देखिए कैपिटल जी कहीं नहीं है, स्मॉल जी है, तो कैपिटल जी और स्मॉल जी का रिलेशन यूज करेंगे, दैट इज स्मॉल जी इज इक्वल टू होता है ना जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर। तो यहीं से हम जी एम ई की वैल्यू निकाल लेंगे तो जी आर ई स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? जी आर ई स्क्वायर। अच्छा, ये माइनस तो सिर्फ ये बताने के लिए पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, यहाँ पर कहीं पर भी माइनस नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है, तो आप ये माइनस को इग्नोर कर सकते हैं। तो जी आर ई स्क्वायर अपान आर ई और एक कैंसिल हो जाएगा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इक्वल टू कितना आ गया? जी आर ई के इक्वल। तो अगर कोई ऐसा ऑप्शन है तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये है आपका जी आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ को आर से एक्सप्रेस किया गया है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चन कैसा आएगा वो तो कोई नहीं जानता है, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है कि किस किस फॉर्म में वो कन्वर्ट कर दे। तो फार्मूले अगर रिलेशंस पता है, फार्मूले पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो वेरी तो कर ही सकते हैं, कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। इसमें क्या है कि ये अर्थ है और यहाँ पर दो सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट नंबर ए है, इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। दोनों सैटेलाइट का मास सेम है, मास दोनों का सेम है, लेकिन अर्थ के सरफेस से जो हाइट है या डिस्टेंस है वो अलग अलग है। पहला सैटेलाइट आर डिस्टेंस पर है और दूसरा सैटेलाइट 3r डिस्टेंस पर है। तो आपको तो हमने ये बहुत ही अच्छे से समझाया कि सैटेलाइट के केस में जो सैटेलाइट का अर्थ के सरफेस से जो हाइट पर होते हैं कुछ सैटेलाइट का जो ऑर्बिटल स्पीड होता है और जो सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है वो केवल और केवल हाइट पर डिपेंड करता है, मास वगैरह पर तो डिपेंड भी नहीं करता। अगर हम मास दोनों का सेम ना हो के अलग अलग भी होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, है ना, उसके मतलब टाइम पीरियड के लिए और उसके ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी और टाइम पीरियड सिर्फ हाइट पर डिपेंड करता है। हाइट आप देखिए यहाँ पर r है और यहाँ पर 3r है, मतलब दोनों का जो टाइम पीरियड होगा, दोनों की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी वो अलग अलग होगी। लेकिन क्वेश्चन में वेलोसिटी न कह के काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा गया है, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालने के लिए वेलोसिटी की जानकारी जरूरी है। तो किसी भी सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी का अगर एक्सप्रेशन आपको याद हो, अंडर रूट में जी एम ई और अपान में आर ई प्लस एच। ये किसके लिए? कोई सैटेलाइट जो अर्थ के सरफेस से h हाइट पर होगा, उस सैटेलाइट के ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी इस ऑर्बिट में वो किस वेलोसिटी से घूम रहा है, उस वेलोसिटी का ये एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, तो एक सैटेलाइट r डिस्टेंस पर है और दूसरा सैटेलाइट 3r डिस्टेंस पर है। तो अगर हम पहले सैटेलाइट मतलब सैटेलाइट नंबर a जिसका नाम है, अगर उसकी ऑर्बिटल स्पीड निकाले va, तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट में जी एम ई और अपान में आर ई प्लस एच की वैल्यू कितनी है? आर ई की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल, तो दोनों को प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा आपका आंसर कितना, यानी ये आ जाएगा अंडर रूट में जी एम ई और अपान में आर ई प्लस आर ई यानी 2r ई, ये वी ए आ गया, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर आप वी बी निकालेंगे, इसकी वेलोसिटी का फार्मूला ऐसे ही निकालेंगे, तो h की जगह पर क्या यूज करेंगे? 3r, तो 3r ये और r ये मिलकर 4r हो जाएगा। तो अंडर रूट में जी एम ई अपान 4r ई, इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड कर दीजिए आपस में। अच्छा, अभी डिवाइड करने का कोई फायदा नहीं, आपसे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा गया है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो यही फार्मूला अगर हम दोनों जगहों पर यूज़ करते तो हाफ से मास, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाता, यानी कि वेलोसिटी के रेशियो का स्क्वायर निकालेंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो होगा। तो वेलोसिटी का स्क्वायर कर दीजिए तो रूट हट जाएगा, है ना, वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी आप देखिए के ए अपान के बी कितना है, वो यहाँ से पता चला है कि वी ए स्क्वायर अपान वी बी स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो जी एम ई अपान 2r ई डिवाइडेड बाई जी एम ई अपान 4r ई, जी एम ई से जी एम ई कैंसिल होगा, 4r ई जो है वो ऊपर जाएगा और अपान में 2r ई ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, 2:1 या 2/1 आ जाएगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो आएगा इन दोनों सैटेलाइट के लिए जो कि r और 3r हाइट पर हैं अर्थ के सरफेस से, उनका रेशियो आ जाएगा 2:1। और अगर आप वेलोसिटी का रेशियो निकालना चाहते थे तो भी आप निकाल सकते थे, बस वहाँ पर क्या करना होता, आपको ऐसे सीधे डिवाइड करना होता, स्क्वायर करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। कुछ और भी क्वेश्चंस देखेंगे और अभी आपका होमवर्क का भी काम बचा हुआ है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट इज 16 टाइम्स द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये नाम याद रखिएगा आप, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मतलब क्या? ऐसा सैटेलाइट जिसका टाइम पीरियड अर्थ के टाइम पीरियड के इक्वल हो। तो करें कि उस नए सैटेलाइट का पीरियड ऑफ मतलब टाइम पीरियड बताइए, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन बताइए।
तो जो नया सैटेलाइट है उसका जो रेडियस है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के रेडियस का 16 गुना है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो R1 है या कह लीजिए जो R2 है, नए सैटेलाइट को हम R2 के हिसाब से ले रहे हैं, R2 जो है वो R1 का कितना है, वो 16 गुना है। ठीक है। और दूसरी बात ये, और या तो उसको हाइट के टर्म में भी आप लिख सकते हैं। और जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उसको अगर आप T1 कहेंगे तो ये तो आपको पता ही है, 24 आवर होता है इसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में बोला जाता है। तो जो दूसरा वाला सैटेलाइट है उसका आपको टाइम पीरियड बताना है अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन, 4 दिन, 8 दिन, 16 दिन और ये कितना है, 64 दिन। तो 24 आवर या कह सकते हैं आप इसको एक दिन भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि दिन के रूप में, डे के रूप में आपको बताना है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड वही होता है, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, जो कि अर्थ का होता है, यानी कि 24 घंटे या एक दिन। तो उस दूसरे सैटेलाइट का आपको टाइम पीरियड बताना है। अब देखिए ऐसे सवालों में, वैसे तो आपको सैटेलाइट के लिए जो फार्मूला आपने पढ़ा था उस फार्मूले से T = 2π√, ये जो रिलेशन आया था यहाँ से RE+H⁻³ और अपान में GME, इस रिलेशन से तो आप ये कह सकते हैं कि T² = क्या, RE+H⁻³ और यही बात, और ये RE+H⁻³ आप समझ रहे हैं ना, ये रेडियस मतलब अर्थ से जो सैटेलाइट लिया जा रहा है उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है। तो इसी फार्मूले को आप सीधे सीधे ऐसे T² = R³ या A³ के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं, जो कि केपलर ने बताया था। तो केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन की तरह ही आप सैटेलाइट के लिए भी ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। देखिए दोनों फार्मूले मैच कर रहे हैं, ये डिस्टेंस ही तो है। ठीक है। तो अगर इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग देखें टाइम पीरियड और डिस्टेंस के बीच का रिलेशन, तो आप कह सकते हैं कि T1²/T2² = A1 या आप कह लीजिए R1³/R2³। और यहाँ से आप देखिए R1 और R2 का रिलेशन दिया हुआ है कि जो R2 है वो 16 गुना है इसका। तो आप ये कह सकते हैं कि R2 की जगह पर अगर आप 16 गुना लिखेंगे, यानी ये R1³ और अपान में यहाँ से अगर आप 16 गुना निकालते हैं, 16 गुना अगर उसका पाथ है दूसरे वाले सैटेलाइट का ही हमको पता करना है। ठीक है। तो 16 गुना अगर आप यहाँ पर लिखेंगे तो 16 और ये R2 की जगह पर R1 और इसका होल⁻3 करेंगे, और होल⁻3 करने के बाद जब R⁻3 देखेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, और 16 के पावर 3 यहाँ पर अभी भी बचा हुआ है। ठीक है। 16 के पावर 3 का मतलब आप समझ रहे हैं 1/16 × 16 × 16। और इसका आप जब देखिए T1²/T2² = 1/16⁻³ है, तो अगर हम दोनों साइड का मान लीजिए स्क्वायर रूट ही ले लें, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से आएगा T1/T2 = इधर से स्क्वायर रूट लेंगे तो 1/, देखिए 3 बार लिखा हुआ है तो 3 जब स्क्वायर रूट लेंगे हम तो इसमें से जो 2 16 हैं वो पेयर बन जाएंगे, 16 × 16 जो है वो बाहर निकल जाएगा, और रूट के अंदर बचेगा 16। रूट के अंदर जो 16 बचेगा उसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। और आपको T2 निकालना था, तो दिस इंप्लाइज दैट T2 = ये दोनों कितना हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करके 64 × T1, और T1 कितना है, एक दिन, तो T1 का मान रख देंगे तो T2 कितना आ जाएगा, 64 दिन। T2 कितना आ जाएगा, 64 दिन। यानी जो दूसरा सैटेलाइट है, जिस दूसरे सैटेलाइट का हमको टाइम पीरियड पता करना था, अगर हम उसमें सैटेलाइट के टाइम पीरियड और हाइट के बीच का रिलेशन या केपलर का थर्ड लॉ हम यूज करें, तो हमको दोनों के टाइम पीरियड और डिस्टेंस के बीच का रिलेशन मिलेगा, और फाइनल रिजल्ट आ गया कितना, 64 डेज। तो आपका आंसर हो जाएगा 64 डेज। ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए इस बात को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि T² = RE+H⁻³ है और यहाँ पर R पावर सिर्फ 3 है, तो ये जो H है वो कहाँ चला गया। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो किस ऑप्शन से ज़्यादा क्लोज है। दोनों से आंसर सेम ही आते हैं लगभग, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन कौन से फार्मूले को यूज करने के बाद आपके क्वेश्चन का आंसर जो है ज़्यादा एग्जैक्ट आएगा वो आपको देखना पड़ेगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। ऑप्शन तो दिया ही रहता है, तो इस वजह से भी बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन ये आपके होमवर्क हैं, इसको आप करेंगे और करके कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर बताइएगा। ऑप्शन हमने सबका लिख दिया हुआ दोनों क्वेश्चन का, समझ लीजिए। द काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू यहाँ काइनेटिक के बाद एनर्जी छूट गया है। द काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू प्रोजेक्ट अ बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम अर्थ सरफेस टू इन्फिनिटी। अर्थ के सरफेस से इन्फिनिटी तक
m मास के ऑब्जेक्ट को फेंकने के लिए कितनी काइनेटिक एनर्जी की जरूरत है ये आपको बताना है। और वो जो काइनेटिक एनर्जी बताना है उसका रूप ऐसा होना चाहिए, हाफ mgr, mgr, 2 mgr और हाफ mgr, सॉरी ये 1/4 था। तो ये चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है इसमें से वो कौन सी काइनेटिक एनर्जी है कि जिस काइनेटिक एनर्जी से हम m मास के ऑब्जेक्ट को फेंके तो वो इन्फिनिटी पर चला जाए। अब इसका मीनिंग क्या होता है ये आपको खुद सोचना है, डिसाइड करना है और सॉल्व करके आंसर बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका हमने सिर्फ डायग्राम बना दिया है। ये अर्थ है और अर्थ के सरफेस से, इसके सरफेस से r हाइट डिस्टेंस पर या हाइट पर एक प्लानिट b है और 4r हाइट या डिस्टेंस पर एक दूसरा प्लानिट a है। और जो दूसरा प्लानिट है 4r हाइट पर उसकी वेलोसिटी है 3v। तो इसकी वेलोसिटी अगर 3v है तो इस वाले प्लानिट की वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस से r हाइट पर और 4r हाइट पर दो सैटेलाइट हैं। जो 4r पर है उसका नाम a है, जो r पर है उसका नाम b है। तो जो 4r हाइट पर सैटेलाइट है उसकी वेलोसिटी 3v है, तो जो r हाइट पर सैटेलाइट होगी उसकी वेलोसिटी कितनी आएगी ये आपको डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू दी गिवन फार्मूला। जितने भी फार्मूले हमने आपको पढ़ाए हैं, समझाए हैं पिछले लेक्चर में, उन्हीं में से कुछ ना कुछ यूज होगा। जितने कॉन्सेप्ट हमने बताए हैं उससे आप सॉल्व करेंगे। और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसी का 4 गुना, इसी का 2 गुना, इसी का है ना ये मतलब 4/3v और इससे दिया है इसी का हाफ यानी 3/2v। तो आपको इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपको अपना आंसर भी बताना है। पढ़ाई करते रहिए आप लोग और इस टाइम थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में यानी मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 21 में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।